हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली शेयर्स आपके क्या होते हैं। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने ये देखा था कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, एंड सो ऑन। ऐसे करके हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे एज अ थियोरटिकल पोर्शन। एंड जैसा कि हमने कल बोला था कि आज हम लोग ना सिर्फ थियोरटिकल साथ ही साथ न्यूमेरिकल की तरफ भी मूव करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स। मतलब कि अब जो शेयर्स की हमने कल बात करी थी कि शेयर होते क्या हैं, तो हमने देखा था कि जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तब वो शेयर इशू करती है। तो इशू करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है उसको इशू करने का, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे when company has been registered, the following procedure is adopted by the company to collect money from the public। अब देखो, जब कंपनी एक बार आपकी रजिस्टर्ड हो चुकी है, आपका नाम हो चुका है कंपनी का, तो अब वो क्या करती है कि पैसे लेने के लिए एक स्टेप फॉलो करती है ताकि वो पब्लिक से पैसों को रिसीव कर सके, पब्लिक से पैसे कलेक्ट कर सके। कौन सा तरीका है, स्टेप्स क्या है? सबसे पहला है वो इशू करती है प्रॉस्पेक्टस, देन receipts of application, allotment of shares and to make call on shares। इन चारों स्टेप्स को समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो जब आप एडमिशन्स के लिए ढूंढते हैं तो काफ़ी सारे कॉलेजेस अपने प्रोस्पेक्टस आपको दिखाते हैं। उस प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है? जो ब्रोशर्स आपको दिखाए जाते हैं, ब्रोशर्स वगैरह, उसमें क्या होता है कि कॉलेज की पूरी डिटेल आपको दिखाई जाती है, पूरा फीस स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, क्या फैसिलिटीज़ वो कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें आपको उसके प्रोसीजर के अंदर, उसके प्रोस्पेक्टस के अंदर दिखाया जाता है। वो क्या होता है, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट सोर्स है, जिससे कि वो पब्लिक को, मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज के लिए इनवाइट करते हैं। तो ये क्या होता है, इशू प्रोस्पेक्टस, मतलब कि सबसे पहले एक कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहिए। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होना चाहिए, कंपनी की डिटेल्स होनी चाहिए, शेयर वैल्यू होनी चाहिए, लास्ट ईयर्स में होने वाले प्रॉफिट के रेशियोज़ होने चाहिए, इन्वेस्टर्स के फीडबैक्स होने चाहिए। ये सारे आपके इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है। जब कंपनी एक बार अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है, मतलब कि लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अब हमारी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में क्या करने वाली है, सप्लाई करने वाली है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं, तो देखो अभी क्या होगा, हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। अब एडवर्टाइजमेंट जा चुका है, ठीक है, जैसे कि कॉलेज की हम बात कर रहे थे, कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो रहा है, बच्चों ने उसको देखा एंड देखने के लिए उसमें क्या किया, अप्लाई किया। जैसे कि आपने काफ़ी सारे कॉलेजेस में अभी आजकल अप्लाई कर रहे होगे फॉर द ग्रेजुएशन पर्पज़, तो आपने क्या किया होगा, कॉलेज में अप्लाई किया होगा, तो 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, ऐसे उनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। उसको हम कहते हैं रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि अब आपके कॉलेज में 100, 150, 1000, 1500 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन आप रिसीव करते हो, डेट इज़ कॉल्ड रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन शेयर आपको रिसीव हो गई। देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब कंपनी क्या करेगी, आपको शेयर अलॉट करेगी। आपने अगर 100 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन दी है तो आपको 100 शेयर्स दिए जाएंगे, 200 शेयर्स के लिए दी है तो हम आपको 200 शेयर्स देंगे। ये कहलाती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जैसे कि एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको सीट्स अलॉट होती हैं, वैसे ही कंपनी भी शेयर्स को क्या करती है, अलॉट करती है। एंड देन लास्ट आता है टू मेक कॉल ऑन शेयर्स। मतलब कि अब आपको शेयर अलॉट कर दिया गया है, रिमेनिंग जितना भी पैसा है अब कंपनी क्या करेगी, वो आपसे रिसीव करेगी, आपसे मांगेगी। जैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हर सेमेस्टर की आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। तो ये 4 स्टेप थे, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड टू मेक कॉल ऑन शेयर्स। ठीक है, अब जब शेयर को हम इशू करते हैं तो वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। एट पार का क्या मतलब होता है, एट पार का मतलब होता है कि अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू 100 है तो हमने उसे 100 की कॉस्ट पे ही दिया है, मतलब कि जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतने पे ही हमने उसे शेयर अलॉट किया है। एट प्रीमियम की बात करें तो फेस वैल्यू आपकी 100 है, लेकिन कंपनी उसे 110 रुपये में इशू करती है, तो ये जो 10 रुपीज़ है डेट इज़ कॉल्ड प्रीमियम, मतलब कि एक्स्ट्रा हमने इसमें आपको चार्ज किया है। और ये प्रीमियम कहाँ से आता है, द गुडविल ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो भी गुडविल होगी वो इसमें यहाँ पे नोट
की जाती है, ठीक है। देन आता है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट के अंदर क्या कहा जाता है आपका कि कोई भी शेयर जैसे कि 100 रुपीज़ का था वो हम आपको 80 रुपीज़ में इशू करते हैं, मतलब कि ये जो 20 रुपये है ये 20 रुपये क्या है आपका डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कंपनी चाहती है कि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उसके कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करती है, शेयर्स में डिस्काउंट इशू करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एट पार। अभी हमने एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट की हमने बात कर ली, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार को देखेंगे, इसके अंदर किस तरह की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, जनरल एंट्री कैसे पास होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, ठीक है। जनरल एंट्रीज़ की बात करें तो पूरी जनरल एंट्री, चाहे आप पार की बात करें, चाहे आप प्रीमियम की बात करें या चाहे आप डिस्काउंट की बात करें, इसकी जनरल एंट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। क्या है 3 पार्ट्स? पहला, इफ़ द फुलफिलमेंट ऑफ शेयर इज़ पेबल ऑन एप्लीकेशन। कई बार क्या होता है कि जब आपके लिए, कंपनी के लिए कुछ लोग इन्वेस्ट करने के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा पैसा दे देते हैं। जैसे कि 100 शेयर्स लेने थे तो पूरे 100 शेयर्स की आपको पेमेंट कर देते हैं, 200 शेयर्स लेने थे तो टोटल 200 शेयर्स के आपको पेमेंट कर देते हैं। ये कहलाता है इफ़ द फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज़ पेबल ऑन एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट आता है कि फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज़ पेबल इन इंस्टॉलमेंट। कुछ लोग होते हैं जो कि पूरे शेयर्स की पेमेंट इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, दैट इज़ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, मतलब कि आपका पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेगा। तो ये आपका हो जाता है सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या होता है, सेकंड कंडीशन को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें बैंक कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि बाया बैंक पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, बाया बैंक एंड कैश कॉलम इसमें प्रिपेयर किया जाता है। तो ये 3 तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे अब पढ़नी होंगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज से। अकाउंटिंग एंट्रीज़ की बात करें, हम पार की बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। पार की बात करते करते हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, देन सेकंड कंडीशन एंड देन थर्ड कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, इफ़ द फुल अमाउंट ऑफ शेयर्स इज़ पेबल ऑन एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा पैसा रिसीव हो गया है तो आपको सिर्फ 2 एंट्री करने की ज़रूरत है। कौन कौन सी 2 एंट्री? पहली, ऑन रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी, जब आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव की होगी। सोचो, थोड़ा लॉजिकल सोचने की कोशिश करते हैं। जब पैसा कंपनी में एप्लीकेशन के टाइम पे दिया जा रहा है, या तो ये एग्जांपल ले लेते हैं आप कॉलेज के एडमिशन, क्योंकि आपका रियल टाइम एग्जांपल है और प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। जब आप किसी कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो अब कॉलेज को कैसे पता चलेगा कि आपने वहाँ पे अप्लाई किया? जब आप उसमें फ़ीस सबमिट करोगे, राइट। जब तक आप उस कॉलेज में फ़ीस सबमिट नहीं कर देते, 1000 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपके कॉलेज फॉर्म की फ़ीस थी, तब तक क्या होगा, कॉलेज को कंफर्मेशन नहीं होगा और वो आपको सीट अलॉट नहीं करेगा। तो कॉलेज को सबसे पहले क्या रिसीव हो रहा है, आपकी फ़ीस रिसीव हो रही है। कौन सी फ़ीस रिसीव हो रही है? जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे पेमेंट की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन रिसीव्ड एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसीविंग की एंट्री की जाएगी, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इसी की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए थे और आई थिंक क्लास 11th के अकाउंटिंग रूल्स अभी तक आप लोग को याद होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। सेकेंड एंट्री हमें कौन सी पास करनी होगी? अब देखो, पैसा बैंक में आ चुका है, अब उस पैसे को हमें क्या करना होगा, जो एप्लीकेशन से हमें रिसीव हुआ है शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो भी पैसा हम बाय शेयर कलेक्ट करते हैं, अभी हमने कल की क्लास में टॉपिक्स भी पढ़े थे, शेयर कैपिटल के मीनिंग भी देखा था, तो उसमें क्या होता है कि जो भी पैसा हमने बाय एन एप्लीकेशन रिसीव किया है, उस पैसे को क्या किया जाता है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो क्रेडिट करके यहाँ पे ओपन किया गया था, अब उसे डेबिट करके हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो क्या लिखा है, ऑन ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये आपकी सेकेंड एंट्री थी। अब याद रखिएगा कि सारा का सारा पैसा आपने एप्लीकेशन के टाइम पे ही रिसीव कर लिया था, तो ना तो हमें अलॉटमेंट करने की ज़रूरत है, ना फर्स्ट कॉल की ज़रूरत है और ना ही हमें सेकंड कॉल करने की कोई ज़रूरत है।
सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है इफ़ द फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज़ पेबल इन इंस्टॉलमेंट। मान लो एप्लीकेशन के टाइम पे हमें पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, आपसे कॉल्स करेंगे। सबसे पहले आपको अलॉटमेंट का पैसा देना होगा, देन फर्स्ट कॉल होगी, देन सेकंड कॉल होगी। ये सारे प्रोसेस हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे। मतलब कि अगर हम इंस्टॉलमेंट में देंगे तो पहली दोनों एंट्री करना तो कंपलसरी है ही है, मतलब एप्लीकेशन की एंट्री तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आती है थर्ड एंट्री ऑन मेकिंग अलॉटमेंट। इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, आपने सिर्फ 500 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पे जमा किए थे कॉलेज में, आपने फ़ीस जमा नहीं की थी, सीट अलॉटमेंट का जो फ़ीस थी वो आपने अभी तक पे नहीं की है, तो आपकी सीट लॉक हम क्यों करें। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको नोटिस भेजा जाता है कि अब आपको अलॉटमेंट मनी करनी होगी। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट मनी को क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, एंड देन उसको हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। पहले हम ड्यू की एंट्री कर लेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दिया, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, पहले हमने टाइम के अकॉर्डिंग अमाउंट को ड्यू कर दिया। जैसे ही पैसा रिसीव होगा क्या एंट्री की जाएगी, ऑन रिसीव ऑफ अलॉटमेंट मनी, रिसीविंग के टाइम की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि बहुत इजी एंट्रीज हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे आपको खुद ही इनका सीक्वेंस याद हो जाएगा। पहले एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, फिर अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। तो अभी हमने एप्लीकेशन की एंट्री कर ली आपकी, अलॉटमेंट की एंट्री कर ली। नेक्स्ट एंट्री किसकी की जाएगी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मतलब कि अब आपसे कॉल्स किए जा रहे हैं, फर्स्ट कॉल हो गई है, सेकंड कॉल होगी, कोई भी है तो आपको एंट्री सेम तरीके से पास करनी होगी, बस नाम चेंज करना होगा। क्या होगी पहली एंट्री, ऑफकोर्स हमें पहले ड्यू करना है एंड देन रिसीव करना है। तो पहले हम किसकी एंट्री करते हैं, पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम फाइनल की एंट्री करेंगे तो शेयर फाइनल अकाउंट फाइनल कॉल, सेकंड कॉल होगी तो शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, इस तरह से अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमने इसको ड्यू कर दिया। नेक्स्ट एंट्री में हमने फर्स्ट कॉल की जो एंट्री थी, जो अमाउंट हम रिसीव करेंगे उसको हम रिसीविंग की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या लिखी जाएगी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये जो अभी हमने पढ़ा था ये दोनों कंडीशंस होगी, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंडीशंस ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन बहुत रेयरली पेपर में पूछी जाती है, कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन आपसे क्या कहती है, सेकंड कंडीशन तो कंटिन्यू होगी ही होगी। कंडीशन विथ प्रिपरेशन ऑफ कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक कॉलम। कैश एंड बैंक कॉलम मतलब कि हमको कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। उस टाइम पे देखो जितनी भी अभी तक हमने एंट्रीज पढ़ी थी वो सारी एंट्री दोबारा से रिपीट होगी विद द सेम सीक्वेंस, पर रिसीविंग की किसी भी तरह की कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। मतलब बैंक से रिलेटेड या कैश से रिलेटेड हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम उसका डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले एंट्री आपकी होगी कि कैपिटल अकाउंट में जो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड देन लास्ट होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 एंट्री पास की जाएंगी। जैसे कि हमने देखा था कैश की कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। नीचे देखिए नरेशन में लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, नो एंट्री इज पास्ड regarding receipt of cash and it is posted directly in cash book with bank column। बैंक की या कैश की कोई भी जनरल एंट्री हमें थर्ड कंडीशन में पास नहीं करनी है। वो पूरी की पूरी एंट्री उठा के हमें क्या करना है, डायरेक्टली बैंक कॉलम की जो कैश बुक बनाई गई है, मतलब कि जो कैश अकाउंट सिंपल लैंग्वेज में बात करें जो बनाया गया है, उसमें हम क्या कर देंगे, इसको डायरेक्टली मूव कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है। देखो कंप्लीट क्वेश्चन क्या होता है, पहले क्वेश्चन की आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है एंड देन उसकी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। यहाँ पे जो हम बैलेंस शीट की बात करेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंट की बैलेंस शीट नहीं है। यहाँ पे हम किसकी बैलेंस शीट की बात करने वाले हैं, जो कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट है। ठीक है, अब हम उस पर फोकस करते हैं। नाउ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, जो आपको कंपनी अकाउंट स्पेशली शेयर्स में आपको एंट्री पास करनी होगी। बैलेंस शीट है, पर्टिकुलर है, नोट नंबर एंड अमाउंट बना हुआ है। नोट नंबर मतलब कि अगर हम किसी भी तरह का वर्किंग नोट करते हैं तो उसके नंबर्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आएंगे। ठीक है, मतलब कि लायबिलिटी हेड सबसे ऊपर टॉप में रहता है, जिसमें शेयर होल्डर्स के फंड लिखे जाते हैं।
शेयर होल्डर्स के फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले तो शेयर कैपिटल कितनी है, मतलब कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, ये सब कुछ उसमें हम नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, किसी तरह का रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स हैं, कुछ भी ऐसा अगर है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर, वारंटी, मतलब कि अगर कोई पैसा है जो कि शेयर पे एडवांस में रिसीव हो गया है, मतलब कि आपको शेयर वारंटी दी गई है, आपने वो पैसा रिसीव किया है, तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री करते हैं। सेकेंड आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, कोई पैसा ऐसा है शेयर एप्लीकेशन का जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक हमने रिसीव नहीं किया। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड करेंट लाइबिलिटीज़, ये आपका लाइबिलिटी का हेड था। एसेट्स का हेड की बात करते हैं, पहले आता है नॉन करंट एसेट्स एंड देन आते हैं आपके करंट एसेट्स। बेसिकली शेयर्स के चैप्टर में आपको एसेट्स की कोई खास ट्रांजेक्शन्स करने को नहीं मिलेंगी, इवन करंट एंड नॉन करंट ये सब भी नहीं मिलता। आपको जो मेन एंट्री करनी होती है वो होती है आपकी शेयर कैपिटल की, ठीक है, क्योंकि जनरल एंट्री में हमने काफ़ी सारे अकाउंट्स क्रिएट किए थे शेयर कैपिटल के, वो पूरा का पूरा पैसा आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना होगा। कैसे ट्रांसफ़र होगा वो हम नोट्स ऑफ अकाउंट में देखेंगे, एक तरह की आपकी वर्किंग नोट आप इसे समझ सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि शेयर कैपिटल में कैसे अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है। पहले तो ऑथराइज कैपिटल लिख लेंगे, अगर डिटेल क्वेश्चन में दी हुई है कि आपकी कंपनी को ऑथराइज कैपिटल कितनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑथराइज कैपिटल को यहाँ पे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी है, कितने शेयर्स पे, कितने पर शेयर के अमाउंट पे, हम इसको नोट कर लेते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल आती है, कॉल्ड अप कैपिटल आती है, पेड अप कैपिटल, मतलब जितनी भी तरह की कैपिटल की डिटेल दी गई होगी वो सब की सब यहाँ पे नोट कर ली जाएगी। ना सिर्फ इक्विटी शेयर्स की, अगर हमारी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करती है तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी हम यहाँ पे लिखेंगे। देन जो भी टोटल होगा उसमें से कॉल इन एरियर हम माइनस कर देंगे। कॉल इन एरियर का क्या मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने अप्लाई किया है हमारी कंपनी में, बट पूरे पैसे देने में प्रॉब्लम उनको आ रही है एंड वो हो गए, कैंसिल हो गए हैं, मतलब कि अब वो आगे का कोई भी पैसा हमको पे नहीं कर सकते, तो उनको हम कहते हैं कॉल इन एरियर। उसको हम माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगी उसमें हम ऐड कर देंगे शेयर फॉरफीटेड। शेयर फॉरफीटेड का मतलब होता है कि जो शेयर कॉल्ड अप नहीं हो पाए या जिस शेयर पे हमें पैसा रिसीव नहीं हो पाया, हम उन शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। तो जितने भी शेयर कैंसिल हो जाएंगे, जितने भी शेयर फॉरफीट हो जाएंगे, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड जो भी टोटल अमाउंट आपकी आएगी वो टोटल अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपके शेयर होल्डर्स के फंड में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इतनी आपकी थियोरटिकल पोर्शन था पूरा शेयर्स का, खासकर इक्विटी एंड प्रेफरेंस का। आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे हम उसके और ज़्यादा थियोरटिकल चीज़ें देखेंगे, जैसे कॉल इन एरियर का देखेंगे, कॉल इन एडवांस के बारे में देखेंगे, एंट्रीज कैसे पास होती हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलो अब हम ट्राई करते हैं इसी टॉपिक पर, मतलब कि एक नॉर्मल पार का क्वेश्चन, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि एटलीस्ट हमें एंट्रीज पास कैसे करनी होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होती है। एक बार हम जल्दी से उसको देख लेते हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, AK कंपनी लिमिटेड was registered with a capital ₹10 lakh in shares ₹8 each। अब देखो क्वेश्चन हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी हम क्या करते चलेंगे, डिटेल लिखते चलेंगे। पहली डिटेल क्या आई, रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 10 लाख रजिस्टर्ड कैपिटल है। उसके बाद क्या कहा गया है, कितने शेयर्स उसके हो रहे हैं, 10 ईच, मतलब एक शेयर की कीमत कितनी रखी जा रही है, 10 रुपये रखी जा रही है। इसका क्या मतलब है, कितने शेयर एक्चुअल में हो गए आपके, उसको हम नोट कर लेते हैं। देखो टोटल शेयर्स जो आप इशू कर रहे हो वो कितने हो गए हैं आपके, 10 लाख के टोटल शेयर्स हैं, ठीक है। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये कीमत है। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कितने हम इशू कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे 10 से, डेट इज़ 1 लाख, ठीक है। ये जो 1 लाख है ये क्या है आपकी, किसके नाम पे चली जाएगी, ये आपकी, ये हो जाएगी टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी हमें लिमिट दी गई थी। ये 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, ये अमाउंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये शेयर्स की। 1 लाख शेयर हैं, कौन से, ऑथराइज शेयर, मतलब कि एक कंपनी अपने पूरे साल भर में, ज़िंदगी भर में 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। अब देखते हैं कंपनी ने कितने इशू किए। कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स। अब देखो जितनी भी जनरल एंट्री पास की जाएगी वो किसके बेस पे की जाएगी, 50,000 के हिसाब से पास की जाएगी।
क्यों? क्योंकि हमने इतनी ही कैपिटल मार्केट में इशूड की है। तो इशूड शेयर्स कितने हो गए आपके? 50,000 के इशूड शेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सच शेयर्स एट पार, सब कुछ पार पे इशू हो रहा है, ठीक है। कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, मतलब कि पूरे के पूरे शेयर्स 50 शेयर्स 10 रुपये टोटल के हिसाब से सेल कर दिए जाएंगे। अब उसमें बोल रहा है कि पेबल कैसे हो रहा है। अब देखो, हमने बोला कि 50,000 शेयर्स हैं, कितने में जाएंगे? 10 में जाएंगे। अब 10 का भी हम डिवीजन करेंगे, कैसे? 2 रुपये, ठीक है, ये 10 रुपये थे, 10 में से 2 रुपये हम कब रिसीव कर रहे हैं? एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है। ये कहाँ पे पैसा रिसीव होगा आपका? एप्लीकेशन के टाइम पे। उसके बाद 2 रुपये में से 3 रुपये हम कब रिसीव करेंगे? अलॉटमेंट के टाइम पे, राइट। उसके बाद 2.5 रुपीज़ हम कब इशू करेंगे? फर्स्ट कॉल के टाइम पे भैया, ये लो। और उसके बाद ₹2.5 कब इशू करेंगे? फाइनल कॉल पे। अब मैम आपको कैसे पता चला? देखो बेटा, क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है। कहता है पेबल हो रहे हैं 2 रुपये पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी। 3 रुपये पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपये पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। 2.5 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 2.5 शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल। देन 2.5 पर शेयर्स ऑन फाइनल कॉल, 2.5 शेयर्स ऑन फाइनल कॉल। जैसा क्वेश्चन लिखा था उठा के शांति से इसको पहले लिख लो, मतलब कि आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी की तरह से अमाउंट क्रिएट होके आ जानी चाहिए। उसके बाद कहता है ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब, 50,000 के 50,000 शेयर्स पब्लिक ने ले लिए, साथ ही साथ पैसा भी दे दिया। कहता है द कंपनी अलॉटेड ऑल द शेयर्स एंड ऑल द मनी हैज़ बीन ड्यूली रिसीव्ड, मतलब पूरे के पूरे पैसे आपको रिसीव भी हो चुके हैं। उसके बाद कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, पहले तो आपको जनरल एंट्री पास करनी आनी चाहिए, दूसरा आपको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जितनी डिटेल हमें दी गई थी हमने सारी की सारी डिटेल लिख ली है। एक काम करते हैं, शॉर्ट नोट एक और हम रेडी कर लेते हैं। कह रहा है कि 50,000 पे 2 रुपये एप्लीकेशन, मतलब कि 50,000 शेयर जब हमने इशू किए तो इस पर 2 रुपये हमें किस पे मिले? एप्लीकेशन पे मिले। एक बार कैलकुलेट कर लेते कितना बना? 50,000 इंटू 2, ये लिखो 1,00,000 रुपये। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे हमें बैंक में कितने पैसे ट्रांसफ़र हो रहे होंगे? 1,00,000 रुपये रिसीव होंगे। वहीं पे अलॉटमेंट की बात करें तो 50,000 पे 3 रुपये के हिसाब से 50,000 इंटू 3, दैट इज़ 1,50,000 ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। देन आता है 2.5, 50,000 इंटू 2.5 दैट इज़ 1,25,000, और वैसे के वैसे ही 1,25,000। अब देखते हैं हमने सही से किया है कि नहीं। अब देखो 50,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से जाने चाहिए थे, दैट इज़ 50,000 इंटू 10 करते तो कितना आना चाहिए? 5 लाख आना चाहिए। मतलब कि इन सभी अमाउंट का टोटल भी कितना होना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए। अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं। माइनस करते हैं पहले 1 लाख, ठीक है, देन माइनस करते हैं 1,50,000, देन माइनस करेंगे 1,25,000 एंड देन माइनस करेंगे 1,25,000, दैट इज़ 0। मतलब कि हम अगर इन सब को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। मतलब क्वेश्चन एकदम हम करेक्ट करने जा रहे हैं। मतलब कि वर्किंग नोट आपका कंप्लीट हो गया है। ये पूरा आपका वर्किंग नोट था जो अभी हमने किया। अब इसी को हमें क्या करना है? एंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करना है। हमें पता है कि सबसे पहली एंट्री किसकी की जाती है? एप्लीकेशन की। एंड एप्लीकेशन में भी पहली एंट्री कौन सी होती है? रिसीविंग की। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र करना है हमें? 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। कैसे हुए आपके 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र? अभी हमने ऊपर किया, देखो 50,000 शेयर थे, ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ है? आपकी रिसीविंग हुई है। सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे? सेकेंड एंट्री में इस रिसीविंग अमाउंट को हमें कैपिटल अमाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, शेयर कैपिटल में। तो अब एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र होगा? 1 लाख, ठीक है। क्यों हो गया ये अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था।
ठीक है, ये पॉइंट इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखो अलॉट एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। नेक्स्ट एंट्री हम ये पूरा कंप्लीट है हमारा, कंप्लीट। देन हम किसकी एंट्री करने वाले हैं, आपकी अलॉटमेंट की। पहले अलॉटमेंट क्या होती है, ड्यू होती है, तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितनी ट्रांसफ़र होनी है, 1,50,000। कैसे हुआ था यह भी हमने आगे डिस्कस कर लिया था। आई थिंक यहाँ तक टॉपिक क्लियर चल रहे होंगे। अब देखो ये ड्यू हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी रिसीविंग की एंट्री होनी चाहिए। रिसीविंग की एंट्री कैसे की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र होगा, 1,50,000। पूरा का पूरा अमाउंट हमें रिसीव हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि हमें सारा पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी, फिफ्थ पॉइंट में देखो अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गई, दोनों एंट्री हो गई, ड्यू भी हो गया और रिसीव भी हो गई। अब हमें किसकी एंट्री करनी है, फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ड्यू करेंगे भैया। ड्यू हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से करेंगे, 1,25,000 से। 1,25,000, 1,25,000। अब देखो क्वेश्चन में कहीं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नरेशन तो कंफर्म लिखनी है। प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा। पर्टिकुलर अमाउंट का जो आप कॉलम बनाते हैं डेबिट क्रेडिट का, वो प्रॉपर क्रिएट किया जाएगा। देखो बोर्ड्स में क्या होता है ना, इन्हीं प्रेजेंटेशंस के नंबर हैं आपके, आता तो सभी को है, तो नंबर टॉप कैसे करेंगे इंसान, जब आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे अभी मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपको जब भी कोई क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन करने हैं, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के, ये नहीं करना है कि अच्छा चलो एग्ज़ाम टाइम में हम कर लेंगे, नहीं, फिर नहीं होता है। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी, तो जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में टाइम नहीं है, तो आप प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना पाओगे। तो आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रॉपर फॉर्मेट्स में ही सॉल्व करने हैं। यहाँ तक हमने एंट्री कर ली है, ये आपकी ड्यू की एंट्री हो गई है। अब देखो ड्यू की एंट्री हम कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, पैसे को रिसीव करेंगे। किसके, फर्स्ट कॉल की। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना था, 1,25,000 एंड 1,25,000। देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री हो चुकी है। अब हम एंट्री किस चीज़ की करनी है, आपके फाइनल कॉल की। एंड फाइनल कॉल की एंट्री कैसे की जाएगी, पहले हम इसको ड्यू करेंगे एंड देन क्या करेंगे, हम इसको रिसीव करेंगे। तो पहले ड्यू कर लेते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा, 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हमारी ड्यू की एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री कौन सी की जाएगी, आपकी रिसीविंग की एंट्री की जाएगी। तो हम पैसे को रिसीव कर लेते हैं। फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से, 1,25,000 से। ये भी कितना हो जाएगा, 1,25,000 से। यहाँ पे क्या हो गया, आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट क्रिएट हो चुकी है। अपने हिसाब से आप नरेशंस लिख के प्रॉपर फॉर्मेट बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी बैलेंस शीट की, मतलब कि ये आपकी जनरल एंट्रीज थी। अब हम किसकी बात करेंगे, आपकी बैलेंस शीट की। ठीक है, बैलेंस शीट अब प्रिपेयर की जाएगी। सेम प्रोसेस होगा, पहले आपका पर्टिकुलर आ जाएगा। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर डालना हो तो डालिएगा, अदरवाइज हम डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया था कि पूरा फॉर्मेट के लिए आपको करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये सब कुछ होना चाहिए, बट क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आ जाएगी हेडिंग इक्विटी एंड
लायबिलिटीज़, क्योंकि हम आपकी क्या कर रहे हैं, लायबिलिटीज साइड में डील कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया जाएगा आपका लायबिलिटीज़ के अंदर, पहले तो हम शेयर होल्डर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था आपका, शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर क्या आता है आपका शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल के, अब यहाँ पे और डिटेल अगर होती तो हम अलग से इसका वर्किंग नोट करते, पर हम यहाँ क्या करेंगे, इसी के अंदर सब कुछ नोट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल की हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो ऑथराइज लिखी जाती है, मैंने अभी ही फॉर्मेट आपको बताया था। सबसे पहले कौन सी आएगी ऑथराइज कैपिटल। अभी हमने आगे डिस्कस किया था कितने ऑथराइज शेयर्स हैं आपके, 1 लाख आपके ऑथराइज्ड शेयर थे। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से, @10, 10 रुपए के हिसाब से क्या थे आपके ऑथराइज शेयर थे। तो कितने हो गए, 10 लाख। मतलब कि क्वेश्चन की पहली लाइन में साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, देन हम बात करेंगे आपके कितने शेयर्स हमने इशू किया। अब देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी एक फॉर्मेट है तो हमने एज अ फॉर्मेट इसको नोट कर दिया। ना तो हम इसमें कुछ ऐड करने वाले हैं, ना तो कुछ माइनस करने वाले हैं, बस हमें इससे वहाँ पे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नोट करना चाहिए था, तो हमने इसको नोट यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपकी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी इशू की गई, 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹10, दैट इज 5 लाख। क्या है आपकी इशूड कैपिटल। अब देखो इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा हमने कॉल्ड कितना किया, मतलब कितने शेयर्स में हमें पैसा मिल गया है, कॉल्ड अप कैपिटल आपकी कितनी है। अब देखो पूरे 50,000 के 50,000 शेयर पे आपको मिला, कहीं पे भी क्वेश्चन में कॉल इन एरियर नहीं आया, मतलब किसी ने भी नहीं कहा कि इसने हमारे शेयर के पैसे नहीं दिए या इसने हमें एडवांस में दे दिए, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, कॉल्ड अप भी कितनी थी, 50,000 थी। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट कितनी हो गई आपकी 5 लाख। पूरा का पूरा पैसा क्या होगा, बैलेंस शीट में बाहर चला जाएगा। मतलब कि आपका शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख आपकी क्या है शेयर कैपिटल दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। अब ये तो लायबिलिटी साइड थी, अब देखो हमें एसेट साइड भी दिखानी होती है। हम नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते भैया एसेट्स के साथ कि हमने लायबिलिटी दिखा दी एसेट्स नहीं दिखाई। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आपके एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में लिख लेते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ये क्या होगा आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिटेल आपको नहीं दी गई है। तो बैलेंसिंग फिगर मतलब कि हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट है या फिर आपका कैश अकाउंट है, क्योंकि सारा पैसा कहाँ गया था, बाय बैंक। देखो हमने सारी एंट्रीज में पैसा कहाँ ट्रांसफ़र किया है, बैंक में ट्रांसफ़र किया। बैंक में कितना पैसा गया आपके, 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र हुए, पूरा का पूरा पैसा। लो, एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड आपकी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ये सबसे सिंपल एंड सबसे इजी क्वेश्चन था। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है या कॉन्सेप्ट नहीं, आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से हम आगे चले गए या ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आई, ये हमने एंट्री क्यों की, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर और आपके सोल्यूशन देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।